चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी अयोध्या में एक खूबसूरत नौजवान लड़की वहां दर्शन के लिए आए लोगों को फूल बेचा करती थी और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करती है। एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे दौड़ रही थी अपने फूल बेचने के लिए। तभी वो एक लड़के का चेहरा देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वह उस लड़के से अपने आप को छुपा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़का स्नान के लिए नदी की गहराई में तेज बहाव में जाता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जिसने उसे 2 साल से छोड़ दिया था। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है अयोध्या से लगे हुए एक छोटे से गांव की। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। रिंकू नई कार खरीदता है और वह अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है और कहता है कि चलो नई कार की पार्टी भी वहीं चलकर हो जाएगी। रिंकू और उसके 3 दोस्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। वह पहले सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे थे। ये जब स्नान करने के लिए नदी के पास जाते हैं तो इनके पीछे कई लोग लग जाते हैं, जैसे कि भिक्षा मांगने वाले और फूल बेचने वाले भी। प्रिया भी इसी घाट पर फूल बेचती थी। वो जब रिंकू और उसके दोस्तों को देखती है तो वह भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि साहब फूल ले लीजिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस तरह से जब वो उसके दोस्त से कहती है तो उसका दोस्त रुक जाता है। वो उससे कहता है कि कितने रुपए के आप ये फूल बेच रही हैं। उसने कागज की एक प्लेट में फूलों को सजाकर रख रखा था और वह कहती है कि साहब ये एक प्लेट 25 रुपए की है। तो रिंकू का दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी 4 प्लेट फूलों की दे दो। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि यार फूल तो ले लो। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रिया उनमें जब रिंकू को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रिंकू को देखते ही वो छिप जाती है। रिंकू भी जब उसको देखता है तो चौंक जाता है और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। वह नदी में अंदर जा चुका था। वो जल्दी से बाहर आता है और प्रिया को ढूंढने लगता है, लेकिन प्रिया फूल देते ही वहाँ से चली गई थी। रिंकू का दोस्त कहता है कि यार ये तो अपने पैसे भी नहीं लेकर गई और ऐसे ही गायब हो गई। अब राहुल सोचने लगता है कि यार क्या ये सचमुच प्रिया थी या मेरा भ्रम था। वो फिर भी उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो कहता है कि यारो उसे ढूंढो, उसको पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार यहीं रुक जाते हैं, 5-7 मिनट, उसको याद आएगा तो वापस ज़रूर आएगी। वह 10 मिनट तक उसका इंतज़ार करते हैं। रिंकू उसको बड़ी ही बेचैनी के साथ सब जगह देखता है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ में ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपसे पहले ही छिप रहा हो बहुत मुश्किल है। प्रिया वहाँ से थोड़ी दूर जा चुकी थी। तभी रिंकू का दोस्त कहता है कि यार 100 रुपए की तो बात ही है, जब उसको याद आएगा तो आकर ले जाएगी। आओ हम चलकर स्नान करते हैं। अब ये चारों दोस्त सरयू नदी में स्नान के लिए चले जाते हैं। नदी में बहुत लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन दोस्तों में उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही थी, तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा गहराई में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों पानी का बहाव बहुत तेज़ था। अब प्रिया उनके थोड़ा पास आ जाती है और छुपकर
रिंकू को निहारने लगती है, क्योंकि 2 साल बाद वह रिंकू को देख रही थी। वह रिंकू को देखती है जो कि गहरे पानी में चला जाता है, तो जैसे अपने के लिए चिंता होने लगती है, तो यही कुछ हाल प्रिया का होने लगता है। वह रिंकू को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है। वह उससे कहती है कि भाई, उन लोगों से बोल दे कि ज़्यादा आगे गहरे पानी में ना जाएं, पानी का बहाव तेज है। ये लोग किनारे पर ही नहा लें। वह लड़का उनके करीब जाता है और ज़ोर से कहता है कि आप लोग ज़्यादा गहराई में जा रहे हो, इतनी अंदर मत जाओ, नदी का बहाव तेज है। तभी कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात को सुनकर, लेकिन रिंकू उसकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है, बल्कि और गहराई में जाने लगता है। वो लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन प्रिया से अब सब्र नहीं होता। वो भी नदी के किनारे पानी के अंदर चली जाती है और रिंकू को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि जब आपको मना किया जा रहा है तो आप और ज़्यादा पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों, जब रिंकू प्रिया की तरफ देखता है तो वह पानी के अंदर एक साधारण सी साड़ी पहने खड़ी थी और रिंकू को और आगे जाने से मना कर रही थी। दोस्तों, रिंकू जब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसी हालत में देखकर प्रिया भी रोने लगती है और रोंदे गले से कहती है कि आप और गहरे पानी में क्यों जा रहे हैं, इधर ही नहा लेते। अब वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रिया को देखने लगते हैं और रिंकू के तीनों दोस्त भी ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। जिस पत्नी को रिंकू ने 2 साल से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार था, इतनी फिक्र थी। उसकी ये हालत देखकर रिंकू खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसको ऐसे रोता देख उसके दोस्त और ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी उसके पास जाते हैं और उसे संभालते हुए पूछते हैं कि यार, ये तो फूल बेचने वाली है, इसे तू जानता है क्या? कौन है ये? तो रिंकू कहता है कि यार, यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 2 साल से अलग रह रहा हूँ। 2 साल के बाद आज मैं इसे इस हालत में देख रहा हूँ। तो उसका एक दोस्त कहता है कि यार, मैं तो समझ रहा था कि ये अपने पैसों को मांगने आई है। तो रिंकू कहता है कि नहीं यार, ये मेरी पत्नी ही है जो फूल बेच रही थी। उसके दोस्त भी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो प्रिया की तरफ देखते हैं। प्रिया एक नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए पानी के अंदर खड़ी थी। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार, ये हमारी भाभी जी है। वो प्रिया के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि देखो भाभी जी, यहाँ पर मत रोइए, सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। दोस्तों, हजारों लोगों की भीड़ में इनकी एक अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। वो उन दोनों को पानी से बाहर लाते हैं। रिंकू प्रिया के पास जाता है तो प्रिया उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। अब रिंकू उसको समझाता है और चुप कराने के बाद कहता है कि आओ तुम भी स्नान कर लो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो सुबह आकर ही सबसे पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद ये फूल बेचती हूँ। मैं अब और नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े गीले हैं। अब रिंकू और उसके दोस्त नहाने चले जाते हैं। अब रिंकू और प्रिया दोनों बहुत खुश थे। अब ये नहाकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं। अब ये सब साथ में ही बैठकर बातें करते हैं और रिंकू प्रिया से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है,
तुम कब से ये काम कर रही हो? क्या हालचाल है तुम्हारा? तुम्हारी फैमिली में सब कैसे हैं? उसके बाद दोस्तों जो प्रिया अपने हालात सुनाती है तो उसको सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों जब रिंकू और प्रिया की शादी हुई थी तो बारात वाले दिन डीजे नाच गाना को लेकर बाराती और घराती में झगड़ा हो गया था और खूब मारपीट हुई थी। छोटी सी बात को लेकर हुआ ये झगड़ा देखते देखते ही बहुत बढ़ जाता है और दोनों पक्षों को गंभीर चोट भी आती है। इस झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं और समझा बुझाकर किसी तरह से शादी को करा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद जब प्रिया अपने ससुराल पहुंचती है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही रिंकू की माता, उसकी बहन और सभी परिवार के लोग प्रिया पर और उसके परिवार वालों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो उस लड़ाई का बदला प्रिया से ये लोग लेने लगते हैं, जिसको सुन सुनकर प्रिया परेशान हो जाती है। लेकिन कैसे भी करके वो अपने ससुराल में रहती है क्योंकि रिंकू प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसके दिल में प्रिया को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए वो 6 महीने तक अपने ससुराल में रुकी रही और सभी की खरी खोटी बातें सुनती रही। रिंकू एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसकी एक मेडिकल की शॉप थी, वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो काफ़ी अमीर लोग थे। जबकि प्रिया के पिताजी एक किसान थे और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। प्रिया बेहद खूबसूरत थी, इसलिए ही रिंकू के परिवार वालों को वो पसंद आ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि वो गरीब परिवार से थी तो उसको 10 बातें सुनने को मिलती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और इस बीच प्रिया का अपने मायके भी आना जाना हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो फिर से अपने मायके जाती है तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं था। उसको कोई भी ससुराल वापस लेने ही नहीं आया। रिंकू को भी सख्त मना कर दिया जाता है कि अब वो लड़की इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी। तुम्हारी अब दूसरी शादी होगी। प्रिया के घर खबर भेज दी जाती है कि अब आप अपनी लड़की का देख लो, हम अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाएंगे। अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता। अब दोस्तों प्रिया के पिताजी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में सिर्फ वही एक कमाने वाले थे। उनके गुजरने के बाद परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। अब इस परिवार में प्रिया के दादा दादी, प्रिया की माँ और एक 18 साल की बहन और 2 भाई थे। जब प्रिया की शादी हुई थी तो प्रिया की उम्र महज 21 साल थी और उनके 2 छोटे भाई, एक की उम्र महज 10 साल और दूसरे की उम्र 13 साल थी। कुल मिलाकर घर में 7 लोगों का खर्च अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इन लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों सरकारी राशन तो मिलता था, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाती है। अब प्रिया क्या करती, घर में वही सबसे बड़ी थी। अब वो दिन रात टेंशन में रहने लगी थी कि अपने परिवार की भूख कैसे मिटाए। इतने बड़े परिवार का इतने कम पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। और उधर जो उसका पति रिंकू, वो एक और मेडिकल स्टोर खोलता है। उसके 2 मेडिकल स्टोर चलते हैं, एक पर उसके पिताजी तो एक पर वो खुद बैठता था।
उन लोगों को तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत सफल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इधर प्रिया के परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह प्रिया के घर एक आदमी आता है जो कि अयोध्या से घूमकर आया था। प्रिया ने अपने आंगन में एक फूलों की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। वो आदमी उन फूलों को देखते हुए कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ ले जाकर बेचे जाएं तो बड़ी आराम से 4-5 हज़ार रुपये के बिक जाएंगे। वो ये बात कहकर चला जाता है, लेकिन प्रिया के दिल दिमाग में ये बात फिट हो जाती है। वो अगली सुबह सभी फूलों को तोड़कर अपने छोटे भाई को साथ लेकर ऑटो से अयोध्या के लिए निकल पड़ती है। घाट पर जाकर जो भी 10-12 किलो फूल होते हैं बेच देती है और लगभग 1600-1700 रुपये कमा लेती है। शाम को अपने घर जाती है। वह बहुत खुश थी। अब जो घर के फूल थे सभी खत्म हो गए थे, तो उसने अपने बड़े वाले भाई से पता लगवाया कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसका भाई मंडी में जाता है और वहाँ से 10 किलो फूल लेकर आ जाता है। अब वो रोजाना ऐसे ही मंडी से फूल खरीदते। प्रिया और उसका छोटा भाई ऑटो में वो फूल रखकर अयोध्या ले जाते और वहाँ बेच देते। 2 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ और भी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आने लगे और इनके फूलों की बिक्री और ज़्यादा बढ़ गई। ये मंडी से 1000-1200 रुपये के फूल खरीदते और अयोध्या में उन्हें 3-4 हज़ार तक का बेच देते। सारा खर्च निकाल कर लगभग ये लोग 1000-1500 रुपये बचा लेते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें सुबह सवेरे ही उठना होता और देर शाम तक ये घर लौटते थे। कुछ इस तरह से इस परिवार का खर्चा चलने लगता है और ये कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे थे। प्रिया बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो जमाने की गंदी नज़रों से बचने के लिए खुद को सामान्य सा दिखाती थी। नॉर्मल सी पुरानी साड़ी पहनती थी और 25 की उम्र में भी वो खुद को 35 साल जैसा दिखाती थी और अपने भाई को भी हमेशा साथ रखती थी ताकि उसे कोई अकेले देखकर परेशान ना करे। उस दिन भी वो घाट पर फूल ही बेच रही थी जब रिंकू, सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर रिंकू के दोस्त उससे कहते हैं कि यार, अब तू ही बता, इसमें भाभी जी की कहाँ गलती है? इनसे कौन सा गुनाह हुआ जो तुम सब ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी बढ़िया लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। अपने घर वालों की बातों में आकर फिर वो लोग कहते हैं कि अब तू संभल जा और भाभी जी के साथ साथ खुद की जिंदगी को भी खराब मत कर। आज तू भाभी जी को लेकर अपने घर चल, हम तुम्हारे साथ हैं। रिंकू के सभी दोस्त पढ़े लिखे और काबिल लोग थे, पर प्रिया रिंकू के साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि अपने परिवार का मैं ही जैसे तैसे करके पेट पाल रही हूँ। अगर मैं भी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन रिंकू के दोस्त कहते हैं कि भाभी जी, आप अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। आपका जो भाई है बड़ा वाला, उसको हम अपने साथ रखेंगे। नौकरी पर उसको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे, जिससे आपके परिवार का खर्च चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आप टेंशन ना लो। आपने बहुत ठोकरें खा ली, इतना कड़ा परिश्रम तो कोई कर भी नहीं सकता। अब ये प्रिया को लेकर उसके घर जाते हैं और जब प्रिया के घर वाले अपने दामाद जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और फिर जब उनको सारी घटना का पता चलता है कि ऐसे इनकी मुलाकात हुई है तो वो खुशी खुशी प्रिया को फिर से एक बार विदा कर देते हैं और फिर वो गाड़ी में बैठकर रिंकू के घर पहुंचते हैं। रिंकू के परिवार वाले प्रिया को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब रिंकू के दोस्त उसके साथ खड़े थे। उन्होंने सभी परिवार वालों को समझाया कि क्यों आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो। रिंकू के दोस्त उसके परिवार वालों को मना लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, रिंकू अपनी बीवी को अपने साथ दोबारा से पाकर बहुत खुश था और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अब ये दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और प्रिया के भाई को जॉब मिल जाती है। अब वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे। धन्यवाद। It's not a game.